नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम राजनीति से जुड़ा पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। आज का पहला सवाल बीजेपी से जुड़ा है। हमारे व्यूअर सेनापति जानना चाहते हैं, बीजेपी वो कहते हैं उन जगहों पर भी पूरी ताकत से लड़ने के लिए जाने जाती है जहां शायद उसके चांसेस या मौके कम होंगे, लेकिन बंगाल में वो कहते हैं ऐसा लगता है कि उनके पास कोई साफ चेहरा और दिशा नहीं है। क्या बीजेपी वहां बहुत मुश्किल में है और क्या एक तरह से हार मान ली है? देखिए, अगर आप नीलम आप भी ये बात करती रहती है बीजेपी लीडर से, उनसे भी पूछिएगा तो कहेंगे कि टफ है। हम्म। जो कि बीजेपी जनरली अब नेताओं को जानते हैं कि बोस्ट करते हैं कि जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो, दिखाते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अब जनरली अब बात करें वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमेशा कहते हैं टफ है। हम्म। इसका कारण है, देखिए, एक तो 27% जो एक मुस्लिम वोटर्स जो है वहाँ पे, वो चंक वो ममता बनर्जी के साथ रहता है। पहले थोड़ा स्प्लिट भी होता था, जैसे कि लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, जैसे पहले कांग्रेस इन लोगों का अलायंस होता था, थोड़ी थोड़ी जगहों पे स्प्लिट होता था। अभी अलग अलग लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जनरली ये लोग जब एक वो माइनॉरिटी का जो एक देखा गया है, एक वोटिंग का जो एक पैटर्न देखा गया है कि ठीक है, जहाँ भी बीजेपी को डिफीट करना हो तो आप एक साथ में जाके करते हैं जो पार्टी उनको हरा पाए। तो एक 27% वो चंक हो गया। ममता बनर्जी की अपनी पॉपुलैरिटी है, ऑल से एंड डन, स्पेशली अमंग विमेन जो है उन काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो एक एडवांटेज है। लेकिन बीजेपी का भी, वो जो बीजेपी देख रही है, आप सही कह रहे हैं, उनके पास चेहरा अब तक नहीं बन पाया है। अब शुभेंदु अधिकारी हम्म। वो चेहरा नहीं है जो ममता के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी को सीएम आप बनाने का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो उतने बड़े नेता नहीं बने, खासकर तब जो कि ममता बनर्जी के शैडो में जो बड़े हुए, वो चैलेंजर नहीं, वो चैलेंजर वाले फेस नहीं हो सकते वो। लेकिन बीजेपी जो बैंक करी है, देखिए, चेहरा तो नहीं है, लेकिन एक है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी, अनफॉर्चुनेटली फॉर बीजेपी अब कह सकते हैं कि कई पिछले इलेक्शन में एक पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है, लेकिन एक हद तक बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं गई। इवन 2024 लोकसभा इलेक्शन में अब देखा, जब पीएम मोदी के लिए चुनाव हो रहा था, हम्म। उससे भी बीजेपी की सीट घट के 18 से 12 आ गई, लोकसभा की सीट। तो थोड़ा सा स्लाइड ही हुआ है। दिशा पे आप कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनली आपने उस तरह का बंगाल में कभी उस तरह से आपने देखा नहीं, मतलब जिस तरह का आप दूसरे स्टेट्स में देखते हैं। हम्म। कंसिस्टेंसी, एक स्ट्रैटेजी, एक एक लगातार उस पर काम करते थे। यहाँ पे मोस्टली रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन, एक पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है वो। हम्म। कितना तक आएगा इनका ऑल्सो डिपेंड्स कि देखिए, अब 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी गवर्नमेंट के खिलाफ। जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, और वो भी 3 टर्म्स की, तो उसका अपोजिशन को फ़ायदा मिलता है। तो ये इन फैक्टर्स पे बीजेपी काम कर रही है। अब कैसे प्ले आउट करता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अब नीलम बात करती हूँ या मैं बात करता हूँ बीजेपी नेताओं से, वो हमेशा ही कहते हैं कि टफ होगा। तो अभी तक का हुई है, लेकिन अभी देखिए, अब चुनाव अनाउंस होगा, उसके बाद कैसे कैसे शेप करता है नैरेटिव। जी, उनका एक और प्रश्न है। वो कहते हैं कांग्रेस के अपने पुराने साथी डीएमके पे दबाव क्यों डाल रही है तमिलनाडु के बारे में? देखिए, उनका है कि कांग्रेस वालों से बात करें, वो आपको बताएं कि कार्डर से जो है, तो काफ़ी प्रेशर आ रहा है उनके नेताओं को कि हमें क्या मिल रहा है, हम पावर में तो रहे नहीं। लेकिन कांग्रेस का तमिलनाडु में हमेशा ही, आप पुरानी हिस्ट्री में जाके देखें, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी रहा है 67 के बाद से। 47 से 67 तक कांग्रेस वहाँ रूल कर रही थी। 67 में जब डीएमके आई, जो पहली बार कांग्रेस हारी थी, उसके बाद जो हुआ उसको देखिए थोड़ा हिस्ट्री में। 1969 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, तो उधर क्या बना कि कांग्रेस वो जो है, जिसमें कि आपके कामराज जो तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता थे, वो कांग्रेस के वो फेस थे। जब स्प्लिट हुआ कांग्रेस और इंदिरा गांधी का जो आपका कांग्रेस आड़ हुआ, तो तमिलनाडु में तो स्टेक ही खत्म हो गया, बिकॉज कामराज इतने बड़े नेता थे। कांग्रेस इन तमिलनाडु मतलब कामराज हुआ करता था। तो एक तो वो कंपल्सन था इनका कि मेन कांग्रेस ही, बाकी जगह पे इंदिरा गांधी ने पूरा मेजॉरिटी आ गई, सारी कांग्रेस वाले इनके इंदिरा गांधी के साथ आई। लेकिन कुछ स्टेट्स में, खासकर तमिलनाडु की बात करें, तो इंदिरा कांग्रेस का अस्तित्व था ही नहीं उस स्प्लिट के बाद। प्लस स्प्लिट के बाद आपको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ज़रूरत भी पड़ी डीएमके की, सेंटर में। डीएमके के पास करीब 25 एमपीज थे, उनके सपोर्ट से फिर सरकार चली। उसके बाद जब 71 में इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, साथ में असेंबली इलेक्शन हुआ,
अब दोनों की उससे मजबूरी थी। देखिए उस इलेक्शन में जब अलायंस था डीएमके के साथ कांग्रेस का, तो अब कांग्रेस की मजबूरी मैंने जैसे बताया कि अब कामराज जो है सो कांग्रेस ए को लेके जो मेन कांग्रेस ओ जो है, जो तमिलनाडु में जिसका एक वर्चस्व है, वो तो दूसरी दूसरी तरफ है। तो इंदिरा गांधी के पास वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, ये डीएमके को पता था। डीएमके ने इंदिरा गांधी को ऑफर किया शुरू में कि आप 5 लोकसभा सीट ले जाइए, 39 लोकसभा सीट से वहाँ जो 39 से 5 लोकसभा लड़े और 10-15 पे असेंबली वाले सीट सब लड़ लें। वो इंदिरा गांधी को मंजूर नहीं था। फिर वो हुआ कि जब नेगोशिएशन होते होते फिर अच्छा ठीक है आप 9 सीट्स लड़ लीजिए, मतलब एक पुडुचेरी वाला मिला लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 9 सीट तमिलनाडु का आप लड़ लीजिए और असेंबली को पूरा आप जाने दीजिए, आप असेंबली इलेक्शन लड़िए ही नहीं। अब कोई ऑप्शन था नहीं इंदिरा गांधी के पास उस समय, तो उन्होंने मान लिया। अब तो 67 तक जहाँ पे कांग्रेस का जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो, 4 साल बाद जब असेंबली इलेक्शन हो रहा हो, आपका कोई कैंडिडेट है ही नहीं इलेक्शन में, तो इंदिरा गांधी के अपने सेंटर में सर्वाइवल के लिए उन्होंने पार्टी को जो ऑलमोस्ट मतलब इस तरह से एक सैक्रिफाइस कर दिया तमिलनाडु में। वहां से स्ट्रगल चलता रहा है। देखिए उसके बाद 77 के इलेक्शन लीजिए आप, असेंबली इलेक्शन, उसमें कांग्रेस अकेले लड़ी, सीपीआई के साथ लड़ी। तब तक भी इनका बचा हुआ था वोट बैंक, उसको आप देखेंगे तो कांग्रेस को करीब करीब 17% वोट्स आ गए थे उस इलेक्शन में, जब अकेले लड़ी थी। मतलब कुछ सीटों पे सीटी सीपीआई के साथ था, अदरवाइज किसी मेजर पार्टी से अलायंस नहीं था। तो जब वो 17% उस समय लेके आ रहे हैं, तो फिर भी उनका बचा हुआ था, लेकिन फिर से वो चले गए अलायंस पॉलिटिक्स में उसके बाद से। जी। अभी जो इनकी हालत हुई है कि इनका प्रेजेंस, अब अकेले लड़ी तो ऑलमोस्ट मतलब नगण्य मानिएगा इसको, कोई प्रेजेंस है ही नहीं। मतलब इनका अगर आप देखें तो पिछली बार अकेले कब लड़े थे, 2014 लोकसभा इलेक्शन में, जिस समय अकेले गए थे, क्योंकि डीएमके ने पुल आउट कर लिया था यूपीए से और एआईडीएमके से कुछ हुआ नहीं, तो एआईडीएमके चली गई उधर एनडीए के साइड में। जब कांग्रेस अकेले 2014 लड़ी तो उस समय आपको देखिएगा उनका वोट शेयर आपको दिखेगा 4%, 4.4%, 4.40 के आसपास कुछ परसेंट दिखेगा। बेसिकली अब कांग्रेस का अस्तित्व वही बच गया है, मतलब वही 5% के नीचे ही उनका है। हालांकि आप देखेंगे 2024 का जो उन्होंने लोकसभा लड़ा फिर डीएमके के साथ, तो उसमें इनको करीब करीब 10% वोट्स आ गए थे, 10% थोड़ा ज़्यादा ही आया था मतलब, लेकिन वो और उसमें वो 9 लोकसभा सीट से जीते थे। लेकिन वो अलायंस के साथ है, बिना अलायंस के नहीं है इनके पास। लेकिन डीएम के कम्बिनेशन में देखें, छोटी छोटी पार्टी जो है उसके साथ मिलके एक अलग अलग सेक्शंस को डीएम के जोड़ लेती है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही देखा आपने कि विजयकांत की पार्टी जो थी, मतलब डीएमडीके, मतलब लेट विजयकांत की बात कर रहा हूँ, उसके साथ डीएमके ने फिर अलायंस किया है। सारे छोटे छोटे को जोड़ के रखते हैं, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सबके साथ जब सबका छोटा छोटा वोट बैंक, उससे डीएमके का स्ट्रेंथ है। तो उसमें कांग्रेस का भी अगर अपना वोट अगर 5% के नीचे भी हो, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस अलायंस के लिए। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है 5 साल की, तो कांग्रेस को लगता है कि शायद हम प्रेशराइज कर ले कि हमको गवर्नमेंट में शामिल करो, और गवर्नमेंट में शामिल करने को स्टालिन राजी नहीं रहा है। तो इनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा स्टेक्स है स्टालिन का कि शायद मान जाए, वो हो नहीं रहा है। तो ये बेसिकली देखिए, मसल फ्लेक्सिंग कर लीजिए, आर्म ट्विस्टिंग कर लीजिए, मतलब कोशिश है। अगर पिछली बार भी आपने देखा असेंबली इलेक्शन में साफ कह दिया, ये लोग 50 सीट्स मांग रहे थे 2021 में कांग्रेस, स्टालिन ने साफ मना कर दिया, सीधे कहा 25 सीट्स दे रहे हैं, लेना है तो लो। कांग्रेस को फिर 25 सीट्स पे सेटल करना पड़ा, बिकॉज अपने आप कांग्रेस का कोई ऐसा है नहीं। 25 में से 18 जीते, ऑफ कोर्स उनके कोई मिनिस्टर नहीं, लेकिन 18 एमएलए जिनके हैं वहां पे। अभी इस बार उनको लगता है कि चूंकि टीवी के आया है विजय का, टीवी का बच चल रहा है, तो अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टीवी के साथ चले जाएंगे तो डैमेज हो, वो ज़्यादा आपको डैमेज हो जाएगा, और आपका ये जो आपने एक कोलिशन बना रखा है छोटी छोटी पार्टी का, वो टूटेगा। तो जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर ये आर्म ट्विस्टिंग कोशिश करें, लेकिन होगा नहीं। मोर और लेस जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है 90% जो है सो ऑलमोस्ट हो गया, डीएमके के साथ ही जाएंगे ये, और स्टालिन मानने वाले नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस बार शायद स्टालिन 25 सीट्स भी इनको नहीं देते,
लेकिन अब इतना हल्ला किया है तो हो सकता है कि सीट्स जो इनको मिले अलायंस में, तो ये सोच रहे हैं कि डिसेंट सीट मिल जाए, बस अदरवाइज पहले हम लोग को कहा जाता है कि 25 सीट्स भी इस बार नहीं देंगे, तो वो शायद बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में हो इस वक्त, शायद रिटेन तो कर ही लें शायद, मतलब अभी तो चल ही रहा है नेगोशिएशन इनका, बट स्ट्रेटजी वही है, इनको पता है कि गवर्नमेंट में स्टैलिन उनको नहीं लेंगे, लेकिन होता है अच्छा इसको करके शायद आप सीट्स में आप अच्छे सीट्स कुछ मतलब जो डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स आप ले लें। तो वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक व्यूअर हैं गलगोटियन, वो पूछना चाहते हैं गलगोटियन जी अगर इस चुनाव के बाद एलडीएफ सत्ता खो देता है तो क्या आपको केरल में बीजेपी कम्युनिस्ट गठबंधन की कोई संभावना दिखती है? देखिए फॉर्मल गठबंधन तो कभी नहीं होता, मतलब आइडियोलॉजिकली पूरा ही ऑपोजिट साइड में है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि बीजेपी का मेन जो बीजेपी कंसिडर करती है अपना एक आइडियोलॉजिकल एनिमी कह लीजिए, वो लेफ्ट को कंसिडर करती है, तो अलायंस फॉर्मल तो होता ही नहीं है। जैसे बंगाल में आपने देखा जो पिछले इलेक्शन में जब आप बीजेपी का राइज देख रहे तो उस समय क्या हो रहा था कि जब ममता बनर्जी 2011 में आए, उसके बाद से अगले इलेक्शन तक में हुआ क्या कि जैसे लेफ्ट के काडर से लेफ्ट के लिए ममता बनर्जी उनकी एनिमी नंबर 1 हो गई लेफ्ट के काडर के लिए, तो उनको पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं तो ममता बनर्जी को कैसे हराया जाए, तो उसमें हुआ कि बहुत सारे काडर जो लेफ्ट के थे उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, जो मानते हैं सब पार्टी वाले ये मानते हैं, मतलब बहुत सारे काडर शिफ्ट किए थे, शिफ्ट मतलब बीजेपी की तरफ नहीं गए थे कि ज्वाइन करना है, बेसिकली ममता बनर्जी को डिफीट करना है। कुछ कांग्रेस का भी वही हाल हुआ था, लेकिन फिर उसके अगले इलेक्शन में जाके फिर से वापस से लोग चले गए, तो उसके बाद इसलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी का थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ, बिकॉज ये सारे जो वोटर्स आते थे वो नहीं आए। केरला के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, देखिए अभी भी बीजेपी जो बढ़ रही है वो ज़्यादातर जो है ज़्यादा लेफ्ट के एक्सपेंस पे हो रही है, बिकॉज देखिए कांग्रेस का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है आपका जो 45% 46% जो क्रिश्चियन मुस्लिम्स हैं, कुछ ऑफकोर्स लेफ्ट के पार्ट हैं, लेकिन मोस्टली वो कांग्रेस के साथ रहता है। इसमें से शायद पिछली बार ये बात करते थे इजावाज जो है जो कि लेफ्ट का वोट बैंक है उसमें काफ़ी सेंध मारी हुई है बीजेपी ने, तो बियॉन्ड ए पॉइंट अनलेस लेफ्ट इतना इरेलीवेंस पे आ जाए कि हो कि चलो हमको अगर बीजेपी कांग्रेस को डिफीट करना है, एलडीएफ को सॉरी यूडीएफ को डिफीट करना है, तो हमको इनके साथ जाना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर वो हारते हैं तो। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि अगर हारते हैं तो हारने, देखिए वहाँ पे अभी केरला में जो है ना बहुत ही दोनों साइड एक्चुअली एलडीएफ यूडीएफ इनके काडर काफ़ी स्ट्रांग हैं, और काडर बेस्ड पार्टी ऐसे आइडियोलॉजिकली मूव नहीं करती है, शिफ्ट नहीं करते। नीचे भी जो इनके कॉमरेड्स जो हैं वो ऐसे नहीं है कि इस बार हार गए तो शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज उनको ही पता है कि बीजेपी का एक बियॉन्ड ए पॉइंट, देखिए बीजेपी वहाँ लड़ रही है 54-55% के वोट बैंक पे, जो उसको टारगेट कर रही है, मतलब क्रिश्चियंस को टारगेट कर रही थी, उन्होंने देख लिया हुआ नहीं है सफल, तो उस वोट बैंक में आप कितना ले जाएंगे अगर 3 मेजर पार्टियां लड़ रही है तो एक लिमिटेड लेवल पे अभी इनको लगेगा, प्लस ग्राउंड पे जो आप दोनों का जैसे मैंने कहा कि काडर स्ट्रांग है, तो इस बार हारने के बाद भी लगेगा। देखिए बंगाल टाइप का शायद केरला में नहीं हो, बंगाल में क्या हो कि एक बार बाहरी पार्टी गई लेफ्ट पार्टी पावर से, उसके बाद ये पूरा छिन्न भिन्न हो गया। काडर उनका अभी भी है, अभी भी आप देखेंगे लेफ्ट का जब वहाँ बड़ा रैली होता है बंगाल में तो आपको लाखों लोग आ जाते हैं उसमें, लेकिन वो ऑर्गेनाइज रहा, छिन्न भिन्न हो गया। वो केरला में क्या होता है वो देखना पड़ेगा, केरला में बंगाल से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये नहीं है कि कोई शिफ्ट होगा या कोई समझौता होगा, कोई मतलब एलडीएफ का या किसी भी लेफ्ट पार्टी का मतलब बीजेपी से समझौता होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साइड नहीं है, आपने देखा वीपी सिंह की गवर्नमेंट में भी बीजेपी लेफ्ट दोनों सपोर्ट कर रही थी बाहर से, लेकिन अपने में कोई समझौता ये नहीं लगता। आपने वेस्ट बंगाल की बात की, हमारे व्यूअर कैतन्य कंडवाल का भी प्रश्न वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। वो कहते हैं वेस्ट बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी टीएमसी के लिए काफ़ी फ़ायदा देती है, लेकिन असम में वो कहते हैं 35% आबादी भी कांग्रेस के लिए वो नहीं कर पाती है। क्या ये एक तरह से आर्टिफिशियली मतलब एक वो दिया गया नंबर है या नेचुरली असम में मुस्लिम आबादी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? पहले नहीं थे, देखिए जब तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ था
ये हेमंता शर्मा की गवर्नमेंट के दौरान डिलिमिटेशन हुआ है, मतलब मैंने कहा उन्होंने करवाया, मतलब उनके शासनकाल में हुआ है। उसके पहले तक क्या था कि करीब करीब वहाँ जो 126 सीट्स हैं असम में, तो ऑलमोस्ट 40 सीट्स पे मतलब या तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे या एक स्विंग कर सकते थे, मतलब रिजल्ट चेंज कर सकते थे करीब करीब 40 सीट्स में, जो कि काफ़ी बड़ा चंक होता था। डिलिमिटेशन में क्या हुआ है कि उनको ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया गया है, और जैसे हेमंता शर्मा खुद ही कहते हैं कि अब ये जो है जो करीब 23 सीट्स पे ही इनका चलता है। तो हेमंता शर्मा क्या कहना है कि हम 103 सीट्स पे लड़ रहे हैं, मतलब 23 सीट्स हमने छोड़ दिए मतलब डिलिमिटेशन के बाद। तो कंसंट्रेशन एक्चुअली पोस्ट डिलिमिटेशन का वो मतलब फिनोमिनन आप देख रहे हैं, वो उस तरह का कंसंट्रेशन वोटर्स का। लेकिन कांग्रेस का देखिए ऐसा भी पिछली बार भी आप कांग्रेस को आप देखें तो देखिए महाजोत जो इनका था पिछले इलेक्शन में, करीब 8 पार्टियों का था महाजोत, 7-8 पार्टियां थी, और इधर एनडीए के पास एनडीए बीजेपी और दो और पार्टियां थी। तो एजीपी और यूपीपीएल इनके साथ था, मतलब ये तीनों एनडीए के पार्टनर थे। तो वहाँ पे भी अगर आप 2021 के रिजल्ट्स को देखें, दोनों अलायंसेस का वोट शेयर वो काफ़ी कम है, मतलब उनका डिफरेंस बेयरली 1 परसेंटेज पॉइंट का है, मतलब करीब 1.5 लाख 1,60,000 का टोटल जितना वोट मिला है दोनों अलायंस को, बस 1.5-2 लाख का डिफरेंस है उसमें। तो बहुत क्लोज फाइट था वो। अगर आप पिछले इलेक्शन का एक कांग्रेस और बीजेपी का भी वोट शेयर देखें तो 3.5 परसेंटेज पॉइंट्स का अंतर आएगा आपको, मतलब कांग्रेस का करीब करीब 30% के आएगा और बीजेपी का देखेगा 33.5% का उनका है। तो ये नहीं है कि वोट्स इनको मुस्लिम्स के बियॉन्ड नहीं है, कांग्रेस अभी भी वहाँ पे एक स्ट्रांग पार्टी है। और इसलिए देख रहे हैं कि जब हेमंता शर्मा 103 वर्सेस 23 कहते हैं, तो उनके पॉलिटिक्स में भी आपको वही नजर आएगा कि टोटल पोलराइजेशन, मतलब उनका फुल फोकस पोलराइजेशन पे है, बिकॉज उनको लगता है कि वही 103 सीट से मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो पिछली बार भी हुआ था पोलराइजेशन, इस लेवल तक नहीं गया था। पिछली बार था जैसे अब देखिए पिछली बार ही बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला था, 60 सीट्स से आए थे, मतलब दे फेल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी बाय 4 सीट्स, 126 का है। तो इस बार अगर हुआ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं इसमें कितना लॉस होगा, मतलब क्या एक 23 के बियॉन्ड कांग्रेस कितना मार पाएगी सेंध, ये देखना है। लेकिन ये केवल 23 की बात है, 5-6 सीट्स और हैं, करीब 6-7 सीट और दे सकते हैं, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं, मुस्लिम वोटर्स। तो 30 सीट मान के चलें, जहाँ की बीजेपी अपना वो नहीं देखती है कोई ज़्यादा स्कोप जी। लेकिन बाकी जो आपको 94 सीट्स कह लें आप, 94 सीट्स सॉरी आप 30 आप उससे करें तो 95-96 सीट्स जो भी है, वहाँ पे कितना बचा है कांग्रेस का प्रेजेंस, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा पिछले इलेक्शन का आप डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को केवल उसी माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में वोट मिलता है, मतलब उनका अभी भी है sway। जी, अगला प्रश्न बीजेपी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से जुड़ा है। हमारे व्यूअर पूछते हैं, आम आदमी पार्टी अक्सर एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की ज़रूरत पर एक तरह से जोर देती है, क्योंकि वो कहते हैं अमित शाह अक्सर पार्टी से जुड़े मामलों में बिजी रहते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव का मामला और भी बुरा है। इस हफ्ते एक चीनी रोबोट डॉग को बिना ठीक से जांच के एआई समिट में आने दिया गया है और लोगों का सामान चोरी होने की खबर भी आई। यह वैष्णव की वो कहते हैं एक और कामयाबी है। जैसे जैसे बार बार होने वाले रेल एक्सीडेंट, ट्रांसपेरेंसी की कमी, खराब कम्युनिकेशन और बड़े पैमाने पर गलत जानकारी को रोकने में नाकामी भी वो कहते हैं उनके बारे में कहा जाता है। आप उनके अंदर आने वाले मंत्रालयों के परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी को एक तरह से पूरा ना कर पाने को कैसे देखते हैं? देखिए कई मंत्रालय उनके पास है। जहाँ तक अश्विनी वैष्णव का सवाल है, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर है। तो ये हुआ है, मतलब आपके एआई समिट में जिस तरह की बातें हुई है, अब गलगोटिया का आपका जो रोबोटिक डॉग का निकला, या फिर वहाँ पे जिस तरह का मिसमैनेजमेंट था तो है, लेकिन उसमें सीधे मिनिस्टर का आप सुपरवाइजरी आप रोल कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसी छोटी छोटी हर एक चीज़ों पे मिनिस्टर तो जाके नहीं कर सकता ना। एक सिस्टमिक एक फेलियर हुआ है वहाँ पे। हालांकि
बाद में बहुत बहुत सारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन आज कांग्रेस वालों ने बचा दिए हैं अपने लोग जो शर्ट खोल के चले गए, तो उसके बाद से तो प्रोटेस्ट हो गई है जो। अब इतना एम्बैरेसिंग था। तो अगर वो कांग्रेस जो एम्बैरेसिंग कह रही थी वो चाइनीज डॉग को लेके कि हमने अपना दिखाया है और मिसमैनेजमेंट हुआ है, अब उन्होंने भी वही कर लिया है बस के लिए कि ये भी उतना ही एम्बैरेसमेंट कॉज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका सर इम्पैक्ट अगर होना होता तो मुझे लग रहा था कि शायद समिट उमिट के बाद हेड्स विल रोल, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इसको ऐसे नहीं करेंगे, मतलब इससे मिसमैनेज कैसे हो सकता है। खैर नहीं, हम डाइवर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक अश्विनी वैष्णव का सवाल है, हाँ बात ये ठीक है, कॉम्पिटेंट काफ़ी है, लेकिन 3 मिनिस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास, रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सारे बड़े मिनिस्ट्रीज हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि उसमें अब कह सकें बहुत ज़्यादा काम है। अब 3 मिनिस्ट्रीज होने का उसके कारण ये हुआ है मिसमैनेजमेंट, और डायरेक्टली आप लिंक नहीं कर सकते। मिनिस्टर वो कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक मिनिस्टर को इतने इतने पोर्टफोलियो, बहुत सारे लोग हैं उनके पास, ज़्यादा काम नहीं है। अब मुझे देखिए, आपके जैसे CR पाटिल लोग हैं, उनको आपने केवल जल शक्ति दे के छोड़ा हुआ है, मतलब वो जाने जाते काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, उनको जल शक्ति दे के छोड़ा हुआ है। आप नितिन गडकरी को देखें, बट रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे दे के आपने छोड़ा हुआ है। तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है अभी मिनिस्टर्स में, वो थोड़ा सा एक लॉफ साइडेड तो है। किसी के पास बहुत कुछ है जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और किसी के पास कुछ इस तरह का है कि ज़्यादा काम ही नहीं है। और कुछ लोगों के पास इस तरह की मिनिस्ट्री है कि आप सोचेंगे कि मतलब किसको दिया गया है इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। जब टेक्सटाइल्स की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आपने दिया हुआ है गिरिराज सिंह को। अब गिरिराज सिंह का कितना मंत्रालय में मन लगता है और कितना उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सबको पता है। आप देखिए MSME, इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो आपने दिया हुआ है जितेंद्र मांझी को। तो मेरे ख्याल से अभी जो भी अब रिशफल की बात चल रही है, जब भी हो, मतलब रिसेस में हो या उसके बाद हो, उसमें मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इसको देखेंगे। मतलब ये किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम, किसी का जो ज़्यादा बहुत कॉम्पिटेंट है उसको जो है सो कुछ भी एक नेग्लिजिबल कुछ दिया हुआ है, और जिसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसको केवल लाल बत्ती चाहिए और मिनिस्ट्री चाहिए, उसको अपने इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे रखे हैं। आई एम श्योर उसमें PM का जो है सो कुछ उसको सोच के करेंगे अगली बार। हमारे व्यूअर हैं देव इनविक्टस, वो कहते हैं केरल में उनके दोस्त हैं जिनका कहना है कि केरल में क्रिश्चियन बीजेपी में एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और उन्हें PM का क्रिसमस पर चर्च जाना पसंद है, लेकिन वे बजरंग दल जैसे ग्रुप्स और उनके कामों से नाराज हैं। वो कहते हैं उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इन चीज़ों की वजह से शहरी युवाओं में भी बीजेपी एक तरह से अनपॉपुलर हो गई है। PM और RSS हाईकमान इंक्लूसिविटी की बात वो कहते हैं करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी अभी भी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बजरंग दल और जैसे VHP जैसे ग्रुप RSS और BJP के आशीर्वाद से काम करते हैं, या वे बस उनके कंट्रोल से बाहर हैं और अपने नेताओं के ना चाहने के बावजूद ही ये काम करते हैं? देखिए, सारा ऑर्गेनाइज नहीं होता जिस तरह से। खैर, इसके पहले मैं कहूँ केरला का, मैं लोकसभा इलेक्शन के लिए उस समय गया हुआ था, अभी असेंबली के लिए मैं अब तक गया नहीं, ग्राउंड पे क्या है। लेकिन उसके बीच में जब भी गया हूँ, वो जो आप डिफरेंस देखते हैं, पहले इन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी जो की थी ना, एक रिफ्ट क्रिश्चियन मुस्लिम्स का, तो इसलिए आपने बीजेपी के कई नेताओं को सुना, लव जिहाद ये कर रहे हैं, और इसके थ्रू, और आउटरीच भी, मेजर आउटरीच था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्रिश्चियंस को लेकर। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे धीरे धीरे इश्यूज हो रहे हैं। जैसे लोकसभा में देख रहे थे, मणिपुर में जो घटना हुई थी, उसको वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था कि वहाँ पे जैसे हुआ कि वहाँ मणिपुर में जैसे कुकीज़ हैं, मतलब मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, तो अब हमारे उनके साथ ये हो रहा है। तो इन चीज़ों का असर पड़ा है केरला में। तो ये जो एक आउटरीच क्रिश्चियंस का था, अभी आपने लोकल बॉडी पोल्स जो हुआ है केरला में, उसका रिजल्ट देखेंगे तो जितने भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज कह लें आप, उसमें बीजेपी का कुछ नहीं हुआ है। तो वो आपको लोकल बॉडी पोल्स जो इंडिकेशन देता है कि मतलब उनका जो भी आउटरीच था वो ग्राउंड पे ख़त्म हो गया। और हाँ, इसका ये कारण है, अपने छत्तीसगढ़ हो या अलग अलग जगहों पे जो होता रहता है क्रिश्चियन के खिलाफ ये सब, उसका नेचुरली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बीजेपी का उस तरह से थोड़ा पानी फिर गया है इन घटनाओं के कारण केरला में, जो उनका प्लान था। जहाँ तक ये बजरंग दल हो या VHP हो, हाँ ये है, इनका होता है। अब सब चीज़ों के लिए टॉप से नहीं जाता। देखिए, नीचे आप देखेंगे RSS के चीफ मोहन भागवत का, उनका बार बार जो रहता है कि वो बोलते रह रहे हैं इन चीज़ों पे। अब जो
टॉप ऑफ बीजेपी संघ में अब देखिए उनका क्या फीडबैक है कि भाई कोई भी गुंडा मवाली होता है वो नीचे कोई भी काम करता है, हमारा वो हो जाता है कि अच्छा बजरंग दल का है, बीएसपी के हमारे सब लोग हो जाते हैं और हमारी बदनामी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए निकल निकल के लोग बोलते रहते हैं कि वो कंडेम करते हैं ऐसी घटनाओं को, कि हर एक जगह पे वो बदनाम किया जा रहा है कि हमारे इतने लोग कहाँ हैं भाई नीचे में, छोटे छोटे गली मोहल्ले में सबको छोड़ा है, सब में हमारा नाम आ रहा है। तो ये संघ कॉन्शस है इस बात का कि इनके लोग हो नहीं हो, प्रोजेक्शन यही होता है, या सेल्फ स्टाइल लोग होते हैं, मवाली उवाली 8-10 आपके निकल गए, हम बजरंगी हैं, बजरंग दल के हैं, कुछ भी कहकर निकल गए। आप वहाँ जाके चेक करेंगे तो ज़्यादातर केसेज में आपको मिलेगा नहीं, नॉर्मल आपको जो स्ट्रीट में होते हैं लड़के वो सब होता है। लेकिन हाँ, बजरंग दल एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एग्रेसिव रही है, एग्रेसिव हो रही है। सारी घटनाओं में उनका नाम नहीं दे सकते आप, मतलब जैसे मैंने कहा कि कई बार वो नहीं भी होते हैं लेकिन नाम इन्हीं का आता है। लेकिन बजरंग दल एग्रेसिव हो रही है, और ये जो ये पूछ रहे हैं कि क्या सेंट्रली अब उनको कहा जा रहा है या मतलब अपने आप हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बिकॉज देखिए, आप जब पूरा सरकार की तरफ से देखिए, आप जब पूरा नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पूरा दूसरी चीज़ों पे देख रहे हैं, तो आप ये करके बदनामी ही होती है आपको ग्राउंड में। मिडिल क्लास हो, जितने पढ़े लिखे लोग, कोई भी इसको लाइक नहीं करता, तो नहीं चाहेंगे इस तरह का नैरेटिव। वैसे ही जैसे अभी आप देख रहे हैं कि संघ की तरफ से एक आउटरीच हो रहा है माइनॉरिटी की तरफ, कई मीटिंग्स होते रहते हैं। जब आप एक डीएनए की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि हर एक मस्जिद में जाकर शिवलिंग खोलने की जरूरत नहीं है, तो इनका है कि आपको जब आगे बढ़ना है तो आपको ये सारे जब तक खत्म नहीं होंगे छोटी मोटी चीजें, वो जो इनका एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात है वो उसमें उसको हैम्पर करेगा। एटलीस्ट ये थ्योरेटिकली तो बात होती ही है, उसमें ये नहीं चाहते कि ये इसमें छोटी छोटी इन घटनाओं में फंसे, इनका नाम आए। लेकिन लीडरशिप स्ट्रक्चर आप क्यों नहीं उनको खत्म कर पा रहे हैं? क्योंकि बजरंग दल के लोग, आपके ऑफिस बेरर्स भी है यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं, उनसे जाके आप जब से बात करती हैं तो हमेशा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, उनको रेन इन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक विषय है नीलम, जो कि मेरे ख्याल से आप ही को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको। बिल्कुल, इस पे हम जरूर कोई स्टोरी करेंगे। अभी के लिए सत्येन प्रज्ञन दास जानना चाहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप, वो कहते हैं सिद्धू के बजाय, सिद्धारमैया के बजाय डीके शिव कुमार को पसंद करेंगी। लेकिन अगर सिद्धारमैया को उम्र की वजह से हटा दिया जाता है या वो रिटायर हो जाते हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस में खड़गे के अलावा कौन से प्रोग्रेसिव सीनियर लीडर होंगे? और सवाल वो ये भी करते हैं कि सिद्धारमैया के बाद कौन पूरे कर्नाटक के एक तरह से प्रोग्रेसिव मूवमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो राज्य के सोशल रिफॉर्म्स को बिना किसी शर्म के एक तरह से सपोर्ट करता हो? देखिए, सिद्धारमैया को प्रोग्रेसिव मूवमेंट से करना ठीक है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही है अभी उनकी, अभी टोटल एक पॉलिटिक्स ही हो रहा है। हाँ, मतलब ये कास्ट बेस्ड सारा कुछ जो है, या फिर अब गारंटीज के थ्रू कर रहे हैं, मतलब उनके गवर्नेंस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, सिद्धारमैया का अभी भी कहेंगे उनका जो बेस है, सिद्धारमैया के बाद कौन थे, ये सही है कि उनकी पॉपुलैरिटी का जो एक आहिंदा जो वोटर्स उन्होंने क्रिएट किया, वो आहिंदा वोटर्स पे इनके अलावा कौन, बहुत मुश्किल है कहना। मतलब लोग, मतलब पास में भी नहीं है उस तरह का वोट बैंक में पकड़ के बात कीजिएगा तो। अगर आप स्टैचर के हिसाब से देखें, बाकी तो अब कोई भी किसी भी कास्ट का आप दे लीजिए, अगर कोई सक्सेसफुल होता है, हर एक चीज़ को कास्ट से ही नहीं देखना चाहिए। अब इनका है कि ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता हैं, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं, हमेशा वो लेकिन वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता ना। तो डीके शिव कुमार, ये सही है कि उनको एक बिग वोकलिगा फेस देखा जा रहा है, लेकिन आप जब सीएम बनाने के बाद केवल वही आइडेंटिटी नहीं रहती है, आप एक्सपैंड करते हो। अगर आप वो अम्ब्रेला टाइप का जो एक कोलिशन होता है वोटर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, तो कर्नाटक में 2 ही लोग हुए हैं, एक सिद्धारमैया और एक येदियुरप्पा भी। हालांकि वो लिंगायत लीडर हैं, लेकिन उनका भी काफ़ी उन्होंने बीजेपी का रीच एक्सपैंड किया बियॉन्ड लिंगायत्स। तो इन दोनों के स्टैचर के दोनों पार्टियों में से किसी में भी अभी कोई उस तरह का है नहीं। लेकिन आप इनके साथ चलेंगे तो
अब ठीक है, वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की उनकी बात कर रहे हैं, बिकॉज अब वो नॉनवेज ओपनली खाते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, ठीक है बोल सकते हैं। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में इनका क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है, पूरा क्वेश्चन जो आपको मैंने देखा, लेकिन गवर्नेंस उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब लोग वहाँ कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस कास्ट के हैं, उसी बेसिस पे आपको मतलब वोट करते हैं। एक फैक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स है। गवर्नेंस दिखाने में ये अभी फेल कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि गवर्नेंस नहीं हो रही है, इसलिए डीके शिव कुमार हो या कोई और हो, शायद कांग्रेस अपना चांस लेना चाहे, क्योंकि आपने इसके पिछले टर्म में सिद्धारमैया को देखा, वो कांग्रेस को वापस नहीं ला पाए पावर में। वो इस टर्म में भी जिस तरह का दिख रहा है, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है अगर ऐसे ही कंटिन्यू किया तो चेंज तो करना है। हाँ, आप उनके स्टैचर के नेता खोजने लगेंगे तो फिर मिलना मुश्किल है। बहुत सारे आपको अदरवाइज मिल जाएंगे जिनका अपना अपना एक होल्ड है। आप डीके शिव कुमार की, परमेश्वर हैं, आप एमबी पाटिल है, सबका, लेकिन सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक उस तरह का पैन अगर स्टेट देखेंगे, सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार भी अब सदर्न रीजन में उनका भी होल्ड है, लेकिन वो मोस्टली एज ए स्ट्रॉन्ग वोकल लीडर देखे जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर येदियुरप्पा लिंगायत लीडर होकर भी अगर वो एक्सपैंड कर सकते हैं बीजेपी का एक बेस बहुत सारे अदर कास्ट में, तो करने को डीके शिव कुमार भी कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जी, हमारा आखिरी प्रश्न संकल्प जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस ने भूपेन बोरा के खिलाफ एक तरह से इसे पर्सनल कैंपेन बनाकर गलती की? अगर वे शुरू से ही असम सीएम के अंदर के आदमी थे, ऐसा अगर कांग्रेस कह रही है, तो उन्हें पार्टी चीफ बनाया ही क्यों गया, वो पूछते हैं। साथ में समस्या वो कहते हैं सिर्फ नेताओं के जाने की नहीं है, बल्कि सही रिप्लेसमेंट ना ढूंढ पाने की है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि राहुल की कांग्रेस, वो कहते हैं, को क्यों लगता है कि तमिलनाडु में उसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि उसने अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनली कुछ नहीं किया। उनका प्रश्न ये है, क्या मोदी बीजेपी का मजाक उड़ाना ही राहुल की अकेली एक तरह से सुपर पावर है, और क्या इस खालीपन के बीच नेशनल लेवल पर नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस ऑल्टरनेटिव इमरजेंस हो सकता है? कांग्रेस पे तो हर एक एपिसोड में ही बात करते हैं, उसमें मैं ज़्यादा जी, नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी असम के बारे में अगर कोई हम- ऑल्टरनेटिव अगर हाँ, नेशनल लेवल पर फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। असम की जहाँ तक बात है, भूपेन बोरा की बात करें, देखिए ये डिस्परेशन है। हम्म, उनको लास्ट ईयर हटा दिया था, जून जुलाई में, मेरे ख्याल से जून में हटाया था जब गौरव गोगोई को भेजा गया, तो उससे वो हर्ट थे। बाकी उनका जो लैंग्वेज आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान से लिंक गौरव गोगोई है, अपने आप को सफाई नहीं दे पाया, इनका रकीबुल से जो है सो उसकी बात सुनते हैं, कि तो ये रकीबुल जो चला रहे हैं अचानक जो है सो कांग्रेस के पूर्व चीफ अचानक एंटी मुस्लिम जो हो गए हैं, हाँ, तो वो आपको असलियत जो आपको दिख रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। फैक्ट इज कि भूपेन बोरा पिछले 2 इलेक्शन से हार रहे हैं। वो अब आप खुद ही नहीं जीत पा रहे हैं, पार्टी को कितना आप लीड करेंगे। जो अभी इनके पास एक वही दिखा, क्योंकि इस पार्टी में भी पोस्ट चला गया, गौरव गोगोई का पूरा एक अपना ग्रिप हो गया, तो उन्हें लगता है कि शायद दूसरी तरफ भी उनको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये बड़ा सिंपल है। वो सिंकिंग शिप के जब नाव डूबने लगती है तो आप जानते हैं ना लोग किधर किधर भागते हैं, तो इनको लग रहा होगा कि शायद नाव डूब रही तो है। इलेक्शन से पहले अब डूबेगी कि नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा। हाँ, मतलब कितना जस्टिफाइड, मतलब अभी जो ये किया हाँ, है इन्होंने, उसका क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अभी इनका यही लग रहा होगा कि शायद डूब रही है, निकल चलो। हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह नए प्रश्नों और जवाबों के साथ।